चलते हैं, आते हैं, शुरू करते हैं 57 नंबर सवाल के साथ जो है कि आपको देखते हैं। हम्म, आइए आते हैं 57 नंबर सवाल का। पहला नंबर सवाल को देखते हैं क्या बोलता है 57 नंबर, है ना। कल भी देखे होंगे इकोनॉमिक्स से सवाल रहा होगा, प्रीवियस ईयर, उसमें भी लोग गलती मार रहे थे, पढ़ाया हुआ चीजों में भी गलती कर रहे थे। आइएगा, ब्लू चिप वाली कंपनी हम पढ़ाए थे, अच्छी कंपनी को ब्लू चिप कहते हैं, उसमें भी बहुत लोग जो है कि आपको पेड वाले जहां पर क्लास में रेगुलर हैं वो लोग भी गलती मारे हैं कल के सवाल में। देखिएगा क्या क्या बोलता है कि भारत की आर्थिक राजधानी की बात करेंगे। भारत की आर्थिक राजधानी क्या होने वाली है? तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई होगी। मुंबई। कौन सी होगी? मुंबई होगी। भारत की मुंबई। आर्थिक राजधानी मुंबई है, और भारत की राजधानी जो है कि आपको नई नई दिल्ली होने वाला, राजनीतिक राजधानी। और भारत की सांस्कृतिक राजधानी की बात करेंगे, ये कहाँ होगा? बनारस। सांस्कृतिक राजधानी बनारस। वाराणसी जो है कि आपको होगा। और मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का शहर बनारस। बनारस। मदुरई को कहा जाता है। किसको? मुंबई का। मदुरई को कहा जाता है। अरे मदुरई, मदुरई को कहा जाता है तमिलनाडु में। बनारस को कहा तमिलनाडु। जाता है घाटों का शहर। किसको कहा जाता है? घाटों का शहर कहा जाता है बनारस को। क्लियर है? घाटों का शहर कौन हो गया? बनारस हो गया। ठीक ना, बहुत सारा घाट है ना। आगे चलते हैं, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया की बात करेंगे। ये किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को कहा जाता है। और पहले बेंगलोर को यह दर्जा जो है कि आपको मिला था, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलोर था, लेकिन अब कौन हो गया? अब हो गया नई दिल्ली हो गया। नई दिल्ली। भारत की साइंस सिटी की बात करेंगे, साइंस सिटी किसको कहते हैं? बेंगलोर को बेंगलुरु। कहते बेंगलुरु। हैं। और भारत बेंगलुरु का सिलिकॉन वैली की बात करेंगे, सिलिकॉन वैली भी बेंगलोर को कहा बेंगलुरु। जाता है। और साइलेंट वैली की बात करेंगे, साइलेंट वैली केरल को जो है कि आपको कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और जमशेदपुर, जमशेदपुर को भारत का क्या कहा जाता है? पीटर्सबर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग। पीटर्सबर्ग जो है कि आपको कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। आगे चलते हैं, 2021 का पेपर होगा, ईएसआई का पेपर वहाँ होगा। अहमदाबाद में मतलब सूती वस्त्र सर के एक और लिए है सर। मैनचेस्टर से हाँ, क्वेश्चन रहता है सर, शायद कौन यूपी सा? में कोई जगह। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ठीक है, यही दोनों सवाल रहता है। अब पूर्व का बोस्टन जो है कि आपको क्या, और भारत का बोस्टॉक जो है कि अहमदाबाद को जो है कि आपको कहा जाता है ना। आगे चलते हैं, जी सर 58 यही नंबर पूर्व क्वेश्चन का सवाल। है। क्या? अंठावन। क्या बोले पूर्व हाँ? का? पूर्व पूर्व का का। पूर्व का जो है कि आपको बोस्टन कोचीन को कहा जाता है। कोचीन कहाँ का? केरल का होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का प्रयोजन जो है कि आपको करता कौन है? तो इसका जो है कि प्रयोजन करता है विश्व बैंक का मिशन जो है कि इसको प्रयोजन जो है कि आपको करता है। निजी क्षेत्र और लघु और मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य और औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का प्रायोजन करता विश्व बैंक का मिशन होता है। विश्व बैंक के मिशन में पहले ही चर्चा हो चुका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 59 नंबर सवाल बोलता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाए गए विकास, है ना, अपनाए गए विकास का जो है कि आपको व्यय रचना जो है कि आपको था, क्या था इसका व्यय रचना? तो इसका व्यय रचना जो है कि आपको था 7वीं पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास का उन्मुख करना और समृद्ध जो है कि आपको करना। यही जो है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि आपको रहता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से लेकर कब तक चलता है? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच। 1985 से लेकर 1990 तक जो है कि आपको चलता है। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि जो है कि आपको व्यू रचना और कृषिगत विकास का उन्मुख जो है कि आपको समृद्ध जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, 60वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 60वां सवाल बोल रहा है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में, है ना, श्रेष्ठताएं परिभाषित जो है कि आपको किया जाता है, वह क्या होने वाला है? तो उसका क्या दिया आंसर? सी दिया है, किसी जो है कि प्रकार के समाज अपने जो है कि सीमित संसाधनों का क्या करेगा? सीमित संसाधनों का प्रबंधन जो है कि आपको करने वाला है। एडम स्मिथ को जो है कि आपको अर्थशास्त्र में धन का विज्ञान जो है कि आपको कहा जाता है। तो धन का विज्ञान जो है कि आपको कौन कहा? एडम स्मिथ कहा। किसको एडम कहा? ये स्मिथ। अर्थशास्त्र को जो है कि आपको कहा था। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पिता जो है कि जनक किसे माना जाता है? तो ये भी एडम एडम स्मिथ को स्मिथ। जो है कि आपको माना जाता है। और अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन है कि लोग, व्यवसाय, सरकार और देश में उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए सीमित और दुर्लभ संसाधनों का उपयोग जो है कि आपको कैसे करते हैं। अगला है 61 नंबर सवाल, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर
स्थित बिंदु कौन सा है? तो इसका स्थित बिंदु है ऑप्शन ए, साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। उत्पादन संभावना पीपीएफ एक जो है कि वक्र है और इसका उपयोग उन उत्पादन के मिश्रणों की खोज हेतु किया गया है जो उपलब्ध संसाधनों का सबसे कुशल और उपयोग करे, है ना। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है, तो इसीलिए साध्य होता है पर क्या नहीं होता है? कुशल नहीं होता है। इसका आंसर जो है सर का आवाज नहीं आ रहा। रुक जाइएगा, थोड़ा सा कनेक्ट होने में समय लगेगा, क्या कि लाइट गया है ना। आवाज आ रहा है? यस सर। आ रहा है। 1 मिनट का समय दीजिए, अब रुकिए। अब कोई उपाय नहीं है, लाइट ही कट गया तो हम क्या करें। क्या हो गया इसको, कनेक्ट का नहीं हो रहा। वाईफाई आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया। चलिए देखते हैं, फिर से शेयर करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन अब? हेलो, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? चलिए आते हैं। यस। आइएगा, 62वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 62वां सवाल बोलता है कि 2001 के जनगणना के अनुसार, किसकी जनगणना पूछ रहा है? 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी जो है कि आपको थी? तो भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार कितना था? तो 1029 जो है कि आपको मिलियन था। कितना था? 1029 जो है कि आपको मिलियन जो है कि आपको जनसंख्या जो है कि आपको था। 2011 के जनगणना पर फोकस करना है, 2001 को छोड़ देना है, क्या है कि पुराना सवाल है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ रुपया है ना। सॉरी, 121 जो है कि आपको करोड़ जो है कि आपको जनसंख्या है, और वो पूरे विश्व का कितना परसेंट हिस्सा को घेरता है? तो 17.5% हिस्सा को जो है कि आपको घेरता है। भारत की जनसंख्या के हिसाब से दूसरा जो है कि आपको सबसे बड़ा देश है, और वर्तमान डेटा के हिसाब से क्या होगा? वर्तमान डेटा के हिसाब से पहला जो है कि आपको होगा। वर्तमान में भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर होगा, और दूसरे स्थान पे कौन होगा? दूसरे स्थान पे चाइना होगा। आगे चलते हैं। अगला 63वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि निम्न में से क्या वाद्य जो है कि आपको प्रवाह नहीं है? तो बाध्य प्रवाह कौन सा नहीं है? तो विदेशी ऋण जो है कि आपको प्राप्त करना, यही बाध्य प्रवाह नहीं है। विदेशियों से ऋण जो है कि आपको प्राप्त करना, यही बाध्य प्रवाह नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। देखिएगा, बाध्य प्रवाह इसका अर्थ होता है कि किसी के माध्यम से पूंजी भारत से बाहर जो है कि आपको जाएगा, है ना। और जैसे विदेशी जो है कि आपको कंपनियां का शेयर या परिसंपत्ति का खरीदना, ऋण का भुगतान जो है कि आपको होता है। और अंतर प्रवाह की बात करेंगे, इसका अर्थ होता है किसी के माध्यम से, है ना, किसके माध्यम से पूंजी बाहर से भारत में क्या होगा? भारत में जो है कि आएगा, है ना। और पूंजी अंतर प्रवाह का उदाहरण है विदेशों से क्या करना? ऋण को प्राप्त जो है कि आपको करना। तो विदेशों से ऋण का प्राप्त क्या करना, ये किसका उदाहरण है? अंतर प्रवाह का उदाहरण है ना। और दे किसके लिए रहा था? बाह्य प्रवाह के लिए दे रहा था, इसीलिए इसका आंसर जो है कि आपको ये ले लिया है। और भारत में
भारत में प्रत्यक्ष जो है कि आपको विदेशी जो है कि आपको निवेश करना है ना, ये भी अंतर प्रवाह का क्या होने वाला है, उदाहरण होने वाला है। 64वां नंबर सवाल बोलता है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घटित योजना कौन सी थी? तो घोषित योजना कौन सी थी? तो यह जो है कि आपको विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कि आपको, यह जो है कि आपको होता है ESEZ, इसी को कहा जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र को कहा जाता है। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 ईस्वी को घोषित योजना विशेष आर्थिक क्षेत्र था। विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा 2000 में किया गया और इसके लिए अधिनियम या एक्ट कब का आया था? विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एक्ट आया था 2005 का आया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करेंगे, किसी देश के सीमाओं के भीतर यह एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसमें देश में बाकी हिस्सों की तुलना में अलग अलग जो है कि आपको व्यापार और व्यवसाय कानूनी जो है कि आपको होता है ना। विशेष आर्थिक क्षेत्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए है ना डिजाइन जो है कि आपको किया गया है। इस क्षेत्र में आर्थिक अनुकूलन आर्थिक नियम होते हैं, जैसे जैसे कर प्रोत्साहन और कम जो है कि टैरिफ इत्यादि का लगाना, है ना। इस क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शिक्षा के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा क्या होते हैं? उपलब्ध जो है कि आपको होते हैं। 65वां सवाल बोल रहा है कि नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या जो है कि आपको घटाना चाहिए? तो सकल निवेश में जो है कि आपको मूल्यह्रास घटा दीजिएगा, तब जो है कि आपको नियत जो है कि आपको प्राप्त हो जाएगा। नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल घरेलू निवेश में से क्या घटाना चाहिए? तो मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा, है ना। मूल्यह्रास जो है कि आपको क्या होता है? तो मूल्यह्रास समय के किसी जो है समय के किसी संपत्ति पर होने वाले कमी को जो है कि मूल्यह्रास कहते हैं। समय के साथ साथ आपके पास मौजूद जो है कि आपको मोबाइल की कीमत क्या होता है? मोबाइल की कीमत जो है कि आपको घटता है। समय तो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन नया मोबाइल खरीदे हैं तो आपके पास जो है कि मोबाइल का कीमत क्या हो रहा है? घट रहा है। पंखे का मूल्य जो है कि आपको क्या हो रहा है? घटेगा। तो यही जो है कि आपको चला रहे हैं, जितना चलाने में जितना खर्च हो गया, वो जो है कि आपको क्या कमी जो है कि आपको होने वाला है। मूल्य वृद्धि की बात करेंगे, समय के साथ जो है कि आपको क्या होता है? वस्तु का मूल्य भी वृद्धि जो है कि आपको होता है ना। देखिएगा, जैसे जमीन का कीमत, जमीन अभी आप 50,000 रुपए खरीदे हैं, कल उसको अगर बेचेंगे तो 60,000, 2 साल बाद बेचेंगे तो 1 लाख, है कि नहीं? तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये जो है कि मूल्य इसका क्या हो रहा है? वृद्धि जो है कि आपको हो रहा है। अनप्रिशिएशन जो है कि आपको या डिप्रेशन बाजार अपने जो है कि आप में जो है कि आपको होता है। घटना और बढ़ना बाजार में अपने आप खुद से होता है। सोना हाँ, भी हो सोना का सकता भी है। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। सोना का भी जो है कि आपको बोल सकते हैं कि दिन पर दिन इसका सोना क्या हो रहा है? महंगाई जो है कि आपको ना, घटने का सवाल कहाँ है? महंगाई होता है। सोना जो है कि देखिएगा तो हर एक साल कुछ ना कुछ 2,000-5,000 जो है कि खरीदने लगता है सर, बोलता है कि और कीमत डाउन हो अच्छा, गया। तो कुछ जो है कि आपको अब 20,000 5,000 बढ़ा के या 2,000 ऑफे कर दीजिएगा तो उसको बढ़ना ही ना कहिएगा, उसको घटना थोड़ी ना कहिएगा, है कि नहीं? सर। बहुत ऐसा रेयर केस आता है। सोना का कीमत प्रतिदिन बढ़ते ही जा 89,000 रहा हो गया है। प्रति ग्राम। 89,000 प्रति 10 ग्राम होगा साहब, है ना। प्रति जी 10 सर, ग्राम जो है कि 10 आपको, ग्राम 10 ग्राम। हाँ 10 ग्राम होगा। 10 ग्राम एक भर को कहा जाता है ना। मूल्यह्रास, अब मूल्यन की बात करेंगे। अब मूल्यन क्या होता है जरा देखिएगा। जब किसी देश में मुद्रा का विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से क्या कर दिया जाता है? अपने देश का मुद्रा का कीमत अन्य देश के मुद्राओं से क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। तो यही कम करना ही क्या कहलाया? अवमूल्यन जो है कि आपको कहलाया। मतलब अपना ही मुद्रा को क्या करना? अपना ही मुद्रा को नीचे गिरा देना अवमूल्यन जो है कि आपको कहलाता है। क्लियर है? यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसमें किसी देश की मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा के या मानक के सापेक्ष क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। यही घटना क्या कहलाता है? अवमूल्यन जो है कि आपको कहलाता है। होता है सर दाम फायदा घटने अभी से? जस्ट देखिएगा, देखिए फायदा क्या होता है अभी जस्ट यहाँ पे आएगा। यह सरकार जानबूझ के करती है। क्या करती है? सरकार जो है कि यह जानबूझ के करती है कि दूसरे देश की तुलना में अपना देश का क्या करना? अपना देश का वैल्यू, पैसा का वैल्यू को गिरा देना सरकार जानबूझ के करती है। अब मूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से कोई चीज है ना, तो यहाँ से जो है कि आपको कोई चीज ज्यादा जो है कि आपको क्या होगा? निर्यात होगा। अच्छा, जो चीज पहले जो है कि अगर देखते हैं कंपनी ऑफर लगाती है, देखते हैं ऑफर लगाते हुए कंपनी को देखते हैं, बड़ा बड़ा कंपनी ऑफर लगाती है। ऑफर में क्या करती है? कपड़ा वाली कंपनी सब कहती है कि 50% का हम डिस्काउंट देंगे। अगर कोई शर्ट अगर 2,000 रुपया का है
तो अगर उस फ्रेश माल में उसको लेने जाइएगा तो कितना का मिलेगा? 2000 में। अगर 50% डिस्काउंट देंगे तो कितना में देता है? 1000 में देता है। अच्छा, आदमी के पास शर्ट रहते हुए भी आदमी देखता है कि 50% का डिस्काउंट चल रहा है, चलिए तो खरीद के आते हैं। आते हैं कि नहीं खरीद के? मतलब ऑफर चल रहा है तो हम चल के जो है कि आपको क्या लेते हैं, ले लेते हैं। तो कंपनी का क्या हो जाती है? कंपनी का बिक्री जो है कि आपको बढ़ जाता है। वैसे ही सरकार इसको जानबूझ के इसकी कीमत को गिराएगी तो क्या होगा? दूसरा देश जो है कि प्रोत्साहित होगा कि चलिए तो इसको यहां से खरीद के लेके चलते हैं, तो कंपनी को क्या आएगा? कंपनी को जो है कि आपको पैसा जो है कि आपको आने वाला है। तो इसीलिए कंपनी जो है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है? अवमूल्यन का जो है कि आपको काम करती है। क्लियर है? अपने वैल्यू को गिरा देना अवमूल्यन का काम जो है कि आपको करती अवमूल्यन है। मतलब और ऑफर देना सर। अवमूल्यन का मतलब होता है अपने ही वैल्यू को क्या करना, अपने पैसा का वैल्यू को गिरा देना। अब जो है कि ये शर्ट का कीमत जो है कि आपको 2000 था, ये 2000 का कीमत अभी भी टैग 2000 लगा है, लेकिन कंपनी निर्यात जो है कि करना आपको क्या क्या कर दिया? कंपनी जो है कि इसका वैल्यू जो है कि गिरा के 1000 जो है कि आपको कर दिया है। फिर कीमत सर अभी भी हम एक्चुअल इसका 2000, लेकिन अभी कितना में दे रहा है? 1000 में जो है कि आपको दे रहा है। बोलिए। तो जितना पैसा आएगा अगर हम फिर दूसरे देश से लेना चाहेंगे कोई सामान, तो सर मेरे पास तो कम ही पैसा हाँ, तो रहेगा ना वहां उसके पर हाँ तो तुलना में। वहां पर जो है कि अवमूल्यन जब होगा तो हम लोग जो है कि आपको आयात नहीं करते हैं। हम लोग जो भी करते हैं निर्यात करते हैं। आयात करेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा और हम गर्त में चले जाएंगे। ठीक है ना? यस सर। गर्त में चले जाएंगे। तो कंपनी सर जो है कि फिर आपको जब सेल लगाती है तो पुराने पुराने आइटमों को बेच के निकालने के लिए लगाती है, न कि नया नया कपड़ा को जो है कि बेच के निकालने के लिए लगाती है। इस बात को भी याद रखिएगा। उस सर समय तो आयात नुकसान नहीं होता होगा है, ना उस समय सर, सिर्फ कैसे बेचेंगे नुकसान नहीं ना होगा? सर, खरीदेंगे भी ना कैसे सर। नुकसान हो जाए? कैसे नुकसान हो जाएगा? कैसे कर लीजिएगा नुकसान? काहे के फिर लिए? सर सर फ्रेश हो जाएगा तो खरीदने फिर टाइम क्या अवमूल्यन को जो करना है कि हम पड़ेगा हम सर? समाप्त कर देंगे। अपने वैल्यू को हम फिर से बढ़ा देंगे। सर अपने ये वैल्यू जो को बढ़ा बिग देंगे जब बिलियन देखते डेज हैं। वगैरह आता है सर हाँ, फेस्टिवल में, बिल्कुल। तो उसमें उसमें भी मतलब पुराना सामान को निकालने के लिए नहीं करता है सर। हाँ, बिल्कुल एक्चुअल बात है कि पुराना सामान को निकालने के लिए जो भी ऑनलाइन साइट पे ब्रांडेड कपड़ा मिलता है, आप सुनिएगा कैसे कैसे होता है कार्यक्रम, आपको बता देते हैं। सबसे पहले कंपनी में आता है, फ्रेश अराइवल के नाम से आता है। कहीं जाइएगा, कोई कंपनी में जाइएगा तो एगो लगा रहेगा फ्रेश अराइवल। फ्रेश अराइवल का मतलब अभी अभी जस्ट कंपनी से बन के आया है, एकदम फ्रेश है। ठीक है? जिसपे सेल लगा रहेगा वो मतलब कि सेल प्रोडक्ट हो गया, मतलब ये नहीं बिका या कुछ दिनों का हो गया तो उस पर सेल लगा के बेच दिया। ठीक है? और यही सेल जो है कि आपको क्या होता है, यही सेल दुकान के बाहर लग जाता है। देखिएगा 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट में जो है कि आपको देता है शोरूम के बाहर लगाकर। उसमें सेलेक्टेड आइटम रहता है कि यही आइटम है, यही साइज बचा है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो हमारे पास दूसरा नहीं है। और यही सबसे सब बच जाता है ना, तो सबको कहां ले जाके सबमिट करता है? तो ऑनलाइन लिस्टिंग कर जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, है ना, मीशो हो गया, ये सब पर लिस्टिंग होता है। और ये सबसे अगर आप खरीद लेते हैं तो कंपनी पूरा तरीका से बेच के निकल जाती है। तो आप पागल है कोई कंपनी कि ये कोई कंपनी जो है कि 100 रुपया का चीज है और वही चीज ऑनलाइन में आपको 30 रुपया में दे रही है? कंपनी बेवकूफ थोड़ी ना है। कंपनी के पास अब देखा है कि हमारे पास ये कंपनी से नहीं निकल पा रहा, नहीं बिक रहा है, तो जितना हमारा लागत है उतना ही में इसको बेच के क्या करो, हटा दो। इसीलिए जो है कि आपको बेच दिया जाता है वहां से। तो 3-4 स्टेप करते हुए ऑनलाइन जो है कि प्रोडक्ट जाता है। और कभी कभी ऑनलाइन जाएगा तो देखिएगा तो उसका जो एक्चुअल रेट मार्केट में रहेगा वही रेट रहता है। तो आप ऑनलाइन खरीदिए चाहे मार्केट से खरीदिए, बात बराबर रहता है। सर क्लियर जो है बात? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है उसमें भी कुछ होता है क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत सारा जो है कि आपको चीजों का जो है कि आपको अंतर रहता है ना। सर ऑनलाइन बोलता है प्रोडक्ट कि में ना जो सर है अंदर का कुछ कुछ जो है बंडल कि आपको बनावल चीज जो होता रहता है ना, है उसको वही जो है कि सेल कर आपको जो है कि देता है। बहुत सारा चीज जो है कि आपको करता है ना। रिफर्बिश जो है कि आपको माल जो है कि आपको दे देगा। रिफर्बिश का मतलब होता है कुछ दिन यूज किया, यूज करने के बाद कंपनी को जो है कि आपको मिला, कंपनी उसको रिफर्बिश करके जो है कि फिर से जो है कि उसको बेच देता है ना। ये सब जो है कि आपको काम होता है। देखिएगा तो अवमूल्यन में क्या होता है भारत में, अवमूल्यन जो है कि अब तक कितना बार लग चुका है, तो भारत अब तक 3 बार अवमूल्यन को जो है कि आपको ला चुका है। कितना बार भारत लाया? 3 बार अवमूल्यन को, 3 बार लाया है। कब कब लाया है? एक बार 20 सितंबर 1949 को जो है कि सर्वप्रथम अवमूल्यन को लाया गया और पैसा का वैल्यू को कम कर दिया गया। तो 1949 में। दूसरा बार 1966 में लाया गया। कब लाया गया दूसरा बार? 1966 में। और तीसरा बार कब लाया गया? 66। तीसरा बार लाया गया 1991 में जो है कि आपको लाया गया। 1991 में लाया गया। 1991 में तो हमारे पास ऐसा स्थिति था, खाने के लिए नहीं था। तो अवमूल्यन करेंगे ना तो हमारा विदेश से क्या आएगा? विदेशी धन प्राप्त होगा। हमारे देश का धन जो है कि आपको खरीद के ले जाएगा, विदेशी धन जो है कि आपको प्राप्त होगा। तो हमारे देश में क्या तो मिलेगा? धन कुछ भी जो है कि आपको खरीदता है पैसा मिले। सर, मुद्रा धन का का मतलब क्या हुआ? मुद्रा का अवमूल्यन का सामान। मतलब है मार्केट से सामान खरीदेगा। धन धन का मतलब क्या हुआ? धन आपके पास है मतलब आपके पास कितना संपत्ति है वो, उसी को ना धन कहते हैं, है ना।
धन का मतलब क्या हुआ? पैसा को खरीदना थोड़ी ना हुआ। आप किसी से किसी का पैसा थोड़ी ना खरीद रहे हैं, सामाने को ना खरीद रहे हैं। जी सर। आप सामान को खरीद रहे हैं। धन मतलब क्या? धन का अर्जन करना मतलब सामान को अर्जित कर रहे हैं। अब पैसा का अर्जन, पैसा तो आपका धन हो गया। अब धन से जो है कि आपको किसी सामान को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो 3 बार लगाया जा चुका है, 1949, 1966 और 1991 में जो है कि मुद्रा का अवमूल्यन जो है कि आपको किया जा चुका है, भारत में जो है कि आपको किया जा चुका है। अब तक 3 ही बार हुआ है ऐसा। देखिएगा, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है 66 नंबर सवाल। 66वां सवाल बोलता है कि चक्रकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में डैश होता है ना। पहला बोल रहा है कि परिवार खरीदार होता है और फर्म जो है कि आपको क्या होता है, विक्रेता होता है। तो फर्म मतलब हो गया कंपनी इसको बेचता है और परिवार जो है कि आपको खरीदता है, यही तो सही है। दूसरा बोल रहा है परिवार विक्रेता होता है, विक्रेता गलती हो गया, परिवार और फर्म दोनों खरीदार होता है, नहीं, एगो तो बना रहा है एगो बेच रहा है, ये गलती हो गया। परिवार और फर्म दोनों विक्रेता होता है, ये भी गलती है। पहला नंबर क्या हो गया? पहला नंबर इसका सही हो गया। चक्राकार प्रवाह क्या होता है, जरा देखिएगा। सर्कुलर फ्लो इनकम क्या होता है? आय का चक्रीय प्रवाह एक आर्थिक जो है कि आपको मॉडल है जो दर्शाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में पैसा, सामान और सेवाएं विभिन्न जो है कि आपको क्षेत्रों के बीच कैसे जो है कि आपको चलती है, ठीक है। उत्पादन इकाई और परिवार के आय का पुनः वितरण को दर्शाया गया है। आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं और फर्म क्या होता है, कंपनी क्या होता है, कंपनी इसका विक्रेता होता है, मतलब कंपनी उसको बेचता है ना। आय का चक्रीय प्रवाह में निम्न जो है कि आपको शामिल है, जैसे घरेलू क्षेत्र, है ना। यह क्षेत्र में वस्तु और सेवाएं का क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है एवं खरीदता है और इसका उपभोग जो है कि आपको करता है। उत्पादक क्षेत्र जो बनाता है, उत्पादक फर्म या प्रतिष्ठान होता है, मतलब कंपनी हो गया, कोई बनाने वाला प्रतिष्ठान हो गया, इस श्रेणी में आते हैं। और इसमें उत्पादन करके कारक क्या है, तो भूमि हो गया, भूमि रहेगा तभी ना कहीं पर कंपनी स्थापित हो गया। श्रम हो गया, श्रम का मतलब क्या होगा, मजदूर हो जाएगा। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा पूंजी रहेगा, पूंजी रहेगा तभी ना स्थापित कीजिएगा। और चौथा क्या हो गया, चौथा उद्यम जो है कि आपको रहने वाला है। आगे चलते हैं, सरकारी क्षेत्र की बात करेंगे। यह अर्थव्यवस्था का तीसरा जो है कि आपको क्षेत्र होता है जो राजस्व अर्जित जो है कि आपको करता है। तो देखिएगा, उत्पादन कौन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है यह जो है कि कंपनी कर रहा है। और कंपनी से जो है कि टैक्स कौन वसूल रहा है, टैक्स वसूल रहा है सरकार जो है कि आपको वसूल रहा है। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था का यह तीसरा क्षेत्र होता है जो राजस्व क्या करता है, राजस्व जो है कि आपको अर्जित करता है। एक तो हो गया घर खरीदार, जो हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोग किससे खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं कंपनी से खरीद रहे हैं। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, और कंपनी टैक्स किसको दे रहा है, सरकार को जो है कि आपको दे रहा है। और एक है बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र क्या होता है, बाहरी क्षेत्र यह जो है कि विदेशी क्षेत्र होता है जो सरकार और वस्तुओं के सेवाओं का क्या करता है, निर्यात करता है। मतलब यहाँ से धन को लेके जो है कि आपको जाता है और धन जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बहुत अगला सारा सवाल, जब सामान हो जाता है तब किया जाता होगा मूल्यांकन ना सर। भारत में बहुत सारा हाँ सामान। हाँ, है ना। चाहे पैसा का जरूरत हो जाएगा तब भी जो है कि आपको कर सकते हैं। अगर बिक नहीं रहा है तब मूल्यांकन करके जो है कि आपको क्या होगा, जब खरीदने वाला ज्यादा आएगा तो हमको क्या होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना। जी सर। अच्छा, पुराने धन को कंपनी के आधार पर लीजिए ना। कंपनी क्या होता है, पुराने प्रोडक्ट को निकालने के लिए। अब जो है कि 5 साल पहले का प्रोडक्ट जो है कि अब तो पुराना हो गया ना, हर एक साल कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज होते रहता था, पुराना कौन खरीदेगा फिर। तो उसी चीज को निकालने के लिए जो है कि आपको लाता है, सेल इत्यादि लाता है। व्यापार और प्रशुल्क पर जो है कि आपको समझौता समझौता जो है कि आपको कहाँ हुआ है ना, समझौता कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था कहाँ पे, जनेवा में जो है कि आपको हुआ था। कहाँ पे, जनेवा में हुआ था। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि लोचपूर्ण जो है कि आपको मांग की स्थिति में कीमत में जो है कि आपको वृद्धि होने पर क्या होता है। तो कीमत में अगर वृद्धि हो जाएगा लोचदार मांग में तो क्या होगा, तो यह जो है कि आपको कुल आगम जो है कि क्या होगा, घट जाएगा। मांग का नियम क्या कहता है, देखिएगा, लॉ ऑफ जो है कि आपको डिमांड के अनुसार क्या कहता है इसका नियम। इसके अनुसार कीमत और आपूर्ति का गहरा जो है कि आपको संबंध है ना। कीमत और आपूर्ति का क्या है, मांग का नियम का गहरा जो है कि आपको संबंध जो है कि आपको होता है। अगर हम कीमत जो है कि आपको बढ़ा देंगे तो कीमत जो है कि आपको बढ़ा देंगे तो आपूर्ति जो है कि आपको क्या होगा, आपूर्ति जो है कि आपको घट जाएगा। समझ रहे हैं? कीमत बढ़ा देंगे, अब किसी चीज का 10 रुपया दाम है उसको 20 रुपया जो है कि आपको कर देंगे, तो पहले जो बिक रहा है उससे कम ही ना बिकेगा।
अगर हम आपूर्ति को अगर बढ़ाते हैं तो क्या किसको घटाना पड़ेगा? कीमत को घटाना पड़ेगा, तभी ना। इसीलिए दोनों का क्या है, गहरा जो है कि आपको संबंध है। यदि वस्तु की मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो, देखिएगा वस्तु की मांग अगर अधिक होगा और आपूर्ति, कंपनी अगर कम सामान जो है कि आपको बना रही है, तो कीमत क्या होगा? कीमत बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अगर कोई 5 व्यक्ति खरीदने वाला है और टमाटर भी सामान तो इक्के गो महंगा हो गया है ना, सर। है ना, सामान इक्के गो है ना, 5 व्यक्ति खरीदने वाला है और सामान इक्के गो है, तो पांचों अपना अपना दाम लगाएगा ना। अगर उसका 50 रुपया दाम है, कोई 60 लगा दिया, कोई 70 लगा दिया, कोई 80 लगा दिया, तो उसका तो बढ़ गया ना मांग। उसका क्या हो गया? सामान का जी जो है कि सर। आपको मांग बढ़ गया, है ना। तो मांग बढ़ गया, मांग बढ़ जाएगा, लेकिन आपूर्ति क्या? आपूर्ति लिमिट भर है, आपूर्ति लिमिट भर जो है कि आपको होने वाला है, इसलिए जो है कि आपको क्या हो जाएगा? कीमत बढ़ जाता है। लोचपूर्ण जो है कि आपको वस्तु, लोचपूर्ण वस्तु की मांग कम कम हो और आपूर्ति जो है कि अधिक हो, तो कीमत क्या होगी? कीमत जो है कि आपको घट जाएगी। मतलब मांग इसका कम हो, है ना, मांग जैसे अभी जो है कि आपको देखिए टमाटर, है ना, टमाटर जो है कि देखिए अभी मांग कम है, आपूर्ति टमाटर का क्या है? आपूर्ति एकदम रेलम ठेल है ना, जिधर देख रहे हैं उधर टमाटर खाली दिख रहा है। तो अभी क्या हो गया 10 था? इसका रुपए कीमत किलो को मिल क्या रहा है, करना 10 पड़ेगा? रुपए के 1.5 कीमत को जो किलो। है कि गिराना पड़ गया, है ना। और यही तो टमाटर कभी कभी 200 रुपए लोचपूर्ण किलो मिलता है। वस्तु मतलब? लोचपूर्ण मांग का मतलब होता है मांग जो है कि आपको कम, लोचपूर्ण मतलब कि लोच हो गया उसमें, मांग जो है कि उसका कम हो गया। और आपूर्ति क्या है? कंपनी जो है कि आपको कोई प्रोडक्ट बना रही है और उस प्रोडक्ट का लिमिट जो है कि इतना ही है, कि मांग इतना ही है, लेकिन कंपनी बनाए पे बनाए जा रही है ना, बनाए पे बनाए जा रही है। तो कंपनी बना के कहाँ रखेगी? स्टॉक करके ना रखेगी, और रख के क्या करेगी? सरेवे करेगी माल को। इससे अच्छा है कि उसको निकालो। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके कीमत को क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा, घटा तभी ना देना निकलेगा, है ना। पड़ेगा। घटेगा, सीधा साधा बात है कि घटाइएगा किसी चीज को तभी तो वो बिकेगा, नहीं घटाइएगा तो कहाँ बिकेगा। तो वही वाला बात जो है कि आपको कर रहा है ना। अगला बोलता है कि लोचपूर्ण जो है कि वस्तु की मांग कीमत के उतार चढ़ाव पर बहुत ही क्या करता है? प्रभावित जो है कि आपको होता है ना। मांग के नियम, है ना, बेलोचदार वस्तुओं पर जो है कि प्राय नहीं लागू होते हैं। जो बेलोच होते हैं उस पर जो है कि आपको नहीं लागू होते हैं। जरूरत की चीज जैसे क्या होता है? बेलोचदार होती है। जो जो जरूरत की चीज होता है वो सब कैसा होता है? बेलोचदार होता है। अब इस दवाई का दाम अगर आप 200 रुपया बढ़ा के कर दीजिएगा, जिसको जरूरत होगा वही ना खरीदेगा। हमारा बुखार है नहीं करे, हम बुखार का दवाई जबरदस्ती खाएंगे? नहीं ना खाएंगे। तो ये सब कैसा वस्तु हो गया? बेलोचदार जो है कि आपको वस्तु हो गया। रोजमर्रा का चीज जहां पर हमको, अब जो है कि आप बताइए कि सर्फ हमको कपड़ा धोने के लिए इतना ही डालना है, तो हम अब सस्ता हो जाएगा तो 1 कटोरा सर्फ थोड़ी ना डाल देंगे, या महंगा हो जाएगा तो 1 कटोरा थोड़ी ना डाल देंगे। जितना जरूरत होगा उतना ही डालेंगे। नमक जितना स्वाद अनुसार जितना होगा उतना ही डालेंगे ना, कि सस्ता हो गया तो भरपूर अब एगो पन्नी फाड़ी पूरा डाल दिए, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो वही चीज बोल रहा है कि रोजमर्रा की चीज जो है कैसे होते हैं? बेलोचदार होते हैं। इस पे मांग बढ़ने और घटने से इस पे कोई इफेक्ट जो है कि आपको नहीं पड़ता है ना। अयासी वाली वस्तुएं जो है कि आपको कैसी होती है? लोचदार जो है कि आपको होती है। अयास जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो पैसा का जो है कि आपको नहीं देखते हैं, है ना। कभी इसको दाम कितना भी महंगा मिलेगा वो चीज को खरीदवे करेगा, और कितना भी सस्ता मिलेगा वो चीज को जो है कि आपको खरीदवे करेगा। जैसे दारूबाज, दारू पीने के लिए अगर जो है कि आपको नहीं मिल रहा है, तो अगर 200 रुपया का जो है कि दारू अगर 1000 में मिलेगा, तो अगर पीने वाला होगा तो खरीद के पीवे करेगा। वो नहीं देखेगा ये कि रहा है 1000 सर रुपया ज्यादा बिहार है कि में। कम, है ना। वही वाला, जैसे फैशन की वस्तुएं, है ना, जैसे शराब हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, इत्यादि जो है कि आपको हो गया। आगे चलते हैं। 69वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 69 बोल रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है कि कैमी पंचवर्षीय योजना में, दूसरे पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित जो है कि आपको किया गया था। और तीसरा में एगो को स्थापित किया गया था। किसको? तीसरा में एगो को, बोकारो को जो है कि आपको तीसरा में जो है कि आपको स्थापित किया गया था। देखिएगा, लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1955 सोवियत संघ रूस के द्वारा जो है कि आपको स्थापित किया गया था, जहां 1959 में जो है कि इसको स्थापित जो है कि उत्पादन प्रारंभ हुआ था। और ये कौन था? भिलाई जो है कि आपको छत्तीसगढ़ वाला। दूसरा राउरकेला 1959 में पश्चिमी जनवरी के सहयोग से जो है कि आपको स्थापित जो है कि आपको किया गया था। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में है। दुर्गापुर की बात करेंगे, ब्रिटेन की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में होने वाला है। और ये तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला है? 1956 से लेकर 1961 तक जो है कि आपको चला है। क्लियर है बात को? आगे चलते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। और यह कैमी पंचवर्षीय योजना में है? ये तीसरे पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 तक जो है कि आपको होने वाला है। बोकारो को स्टील सिटी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसको?
बोकारो को जाना जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल क्या बोलता है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार रेल बजट को आम बजट के साथ जो है कि मिला दिया? तो रेल बजट को आम बजट से विवेक देवराय समिति कब है? 2017 का जो है कि आपको होने वाला है। और एक एक समिति था एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी दोनों को क्या कर दिया? दोनों को जो है कि अलग कर मर्ज दिया। कर दिया था। अलग कर दिया था, मर्ज मर्ज नहीं किया था। ये विवेक देवराय मर्ज किया था, एकवर्थ कमेटी दोनों को अलग किया था। क्या किया था? दोनों को अलग जो है कि आपको किया था। कब किया था? एकवर्थ कमेटी 2024 सॉरी 1924-25 में यह जो है कि कमेटी आया था, और 1925 में इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया? अलग जो है कि आपको कर दिया गया। और वही 2016 में एक कमेटी आया था जिसका नाम था विवेक देवराय कमेटी, और विवेक देवराय कमेटी के सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ क्या कर दिया गया? दोनों को मिला दिया गया, मर्ज जो है कि आपको कर दिया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है 71 नंबर सवाल। 71वां सवाल बोलता है कि सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? अवरोध या प्रतिबंध जो लगाया जाता है सरकार के द्वारा, उसको हटा लेना क्या कहलाता है? उसको ही हटा लेना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण का मतलब क्या हो गया? उदारीकरण का मतलब हो गया कि जो है कि नर्म हो गया। जैसे आपके घर में कभी कभी उदारीकरण आपके ऊपर लग जाता है। पहले अवरोध लगता होगा। अवरोध का मतलब क्या? आप मोबाइल नहीं चला सकते, आप टीवी नहीं देख सकते, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। ये क्या हो गया? ये प्रतिबंध आपको लगा दिया गया, और उसी प्रतिबंध में से थोड़ा थोड़ा आपको हटा दिया गया। तो आपका परिवार कैसा हो गया? आपके प्रति उदार हो गया। मतलब आप कर भी रहे हैं तो आपको आंख से देख रहा है लेकिन आपको छोड़ दे रहा है। मतलब उदारीकरण का नीति जो है कि आप अपना लिया। तो वही देश में होता है। देश में क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ जो है कि प्रतिबंध होता है कि ये सब चीज नहीं आएगा, ये सब हमारा टर्म्स कंडीशन फॉलो कीजिएगा तभी हमारे कंपनी को क्या कर सकते हैं? भारत में स्थापित कर सकते हैं। तो कुछ कुछ प्रतिबंधों को हटा लेना, या कोई देश किसी के साथ कंफ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, तो ये देश हमारे में नहीं आता है, तो यही सब प्रतिबंधों को हटा लेना क्या कहलाता है? उदारीकरण जो है कि आपको कहलाता है। और यही उदारीकरण एलपीजी के नाम से जो है कि आपको आया है। कब आया है एलपीजी के नाम से? 1991 में आया है। मनमोहन सिंह उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे। और पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? प्रधानमंत्री जो है कि आपको थे। उसी समय भारत जो है कि आपको क्या था? कर्जा के कारण पूरा डूब गया था। भारत का सोना कहाँ चला गया? जो है कि आपको ब्रिटेन जो है कि गया था। उसके बाद पैसा उससे मिला था, और वही सोना को फिर से अभी जो है कि 1991 के बाद जो है कि अभी लाया गया है। एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसका जो है कि आपको पूरा नाम होता है। और यह आर्थिक नीति कब आया था? वर्ष 1991 में आया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जबकि वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जो है कि आपको थे। सर देखिए ये उदारीकरण में जो क्या होता है। सोना बोले लाने के लिए सर, तो ये मतलब ये ले गया जो था हमारे पास लूट के गोल्ड सर। गोल्ड नहीं ना ना गोल्ड रिजर्व होता है ना, तो हमारे पास देश का पैसे नहीं था, खाने के लिए भी जो है कि किल्लत पड़ गया था। तो उस समय देश को चलाने के लिए जो हमारे पास गोल्ड रिजर्व था ना, उस गोल्ड को हम लोग दिए थे कि क्या मिले। अब आपके पास जैसे पैसा नहीं रहता, घर में गांव देहात में सुने अच्छा, बंधक रखा गिरवी जाता है रखे सामान का। सर। हाँ, बंधक या गिरवी रखा जाता है, नाम सुने होंगे ना। तो एक गिरवी रख के जी। पैसा जो है कि आपको उठाया था, तो वही गिरवी कब छुड़ाते हैं? जब आपके पैसा हो जाता है तो गिरवी छुड़ा लेते हैं। वही वाला हाल इसके साथ। ओ, और सर आप मतलब बहुत को ऐसे बोला था ना सर कि जो लूट के ले गया था ना वो सोना लेके आ रहा, तभी हो सकता है सर, ये दे सकता है। नहीं जी, कहिए नहीं। तो ऐसा है तो मयूर सिंहासन वाला जो है कि आपको लेके चला है हीरा, ये सर एगो है ना। हीरा जो था सर, वो कोहिनूर हीरा, कहाँ आया है वो? उसको ले आवे। हाँ, वैसा है तो ले अब उसको, है ना। जब लूट के ले गया तो भारत का सर है तो बहुत लेकिन वैसे सर कुछ तो। भ्रमात्मक न्यूज रहता है सर। अरे न्यूज सब आधा चीज तो गलतियां दिखाता है ना। आधा चीज को बोल दीजिएगा, आधा न्यूज एंकर जो पढ़ाती है आके वो सबको बताइएगा टैक्स स्लैब कैसे होता होगा, सबको घिउरा नहीं पता होगा टैक्स स्लैब होता कि बस 12 लाख से ऊपर नहीं लगता है वो चीज। सब ये सब चीज वही देख के जो है कि आपको बोल रहे थे कि 12 लाख से ऊपर रहेगा, तो ये लोग बोल रहे थे कि टैक्स लगेगा। वही सब न्यूज देख के देखने का ये सब शिकार हुए हैं, है ना, कि 12 लाख से ऊपर रहेगा यस तो हम सर, 15% वही दे के बात है टैक्स सर। निकाल यस देंगे, सर, है ना। सही लेकिन वो नहीं बताया, सरकार की आलोचना नहीं किया कि 12 लाख से ऊपर रहेगा तो आपको 4 लाख से टैक्स देना शुरू करना पड़ेगा। ये चीज नहीं बताया कोई, है ना। खाली 12 लाख बोलता है सर, हाँ, 12 लाख तक बस नहीं, चिल्ला रहा है कि 12 12 लाख लाख तक जो है कि आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि 12 लाख से ऊपर रहिएगा तो आपको सब नीचे से ऊपर तक आना पड़ेगा। ये चीज कोई नहीं बताया वहां पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? उदारीकरण।
उदारीकरण अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है कि आपको नियंत्रणों से क्या करना, जो कर होता है उसको जो है कि आपको मुक्त जो है कि आपको कर देना। निजीकरण का मतलब होता है कि सरकार का स्वामित्व, सरकार का जो कंपनी है किसके हाथों में चला जाएगा, किसके हाथों में, ये चला जाएगा, संचालन इसके निजी क्षेत्र में चला जाएगा। जैसे अभी नहीं देखते हैं बहुत विरोध होता है कि रेलवे को निजी बना रहा है, तो ये निजीकरण का ही उद्देश्य है कि रेलवे को क्या बना रहा है, निजी बना रहा है। और देखते हैं जहां जहां निजी ट्रेन है उसमें बिना टिकट का आदमी नहीं घुसता है, डरे कि पकड़ेगा तो बहुत लंबे फाइन मारेगा, है ना। तो ये सब सर निजीकरण जो का जो है क्या है, राजधानी है सरकार सर वो निजी है कि सरकारी नहीं है सर? नहीं, राजधानी जो है कि आपको सरकारी ट्रेन है ना। तेजस भी जो है कि आपको सब ट्रेन सरकारी है। निजीकरण का मतलब समझिएगा, उस ट्रेन में देने वाले सुविधाएं, देने वाला जो कंपनी है, जो सुविधा होता है वो प्राइवेट कंपनी है जो आपको सुविधा दे रहा है। क्लियर है, जो कंपनी आपको सुविधा दे आईआरसीटीसी रहा प्राइवेट है है ना। सर? हाँ, आईआरसीटीसी जो है कि सरकार के उद्यम एक कंपनी है, उसमें जो है कि उसका क्या है, उसका लिस्टिंग शेयर मार्केट में, उसका शेयर को आप खरीद सकते हैं। तो वो एक रूप से जो है कि सरकारी प्राइवेट दोनों का मिक्सर। जैसे देखिएगा, अब जैसे हो गया तेजस राजधानी की बात कर लेते हैं, वंदे भारत की बात कर लेते हैं, तो इसका ट्रेन जो है कि सरकारी है, और ट्रेन जो रेल पर चल रहा है वो जो है कि आपको लाइन सरकारी है, लेकिन इसके अंदर जो सुपर का काम देखता है, जो इसके अंदर एयर होस्टेज वाला काम जो देखता है ना, कैटरिंग का जो काम देखता है, ये सब काम किसके हाथों में चला गया, ये सब सरकारी रहता तो सरकार के लिए इसको आदमी को बहाल करना पड़ता। अब ये सब काम चला गया प्राइवेट हाथों में, तो ये सब जो काम जैसे ही प्राइवेट हाथों में चला गया तो प्राइवेट वाला कंपनी क्या करता है, 10,000 रुपया अगर आपको देगा तो आपसे 20,000 रुपया का काम खोजेगा, खोजेगा कि नहीं खोजेगा, उसको भी तो फायदा जी होना चाहिए ना। तो ये सब चीज जो है कि प्राइवेट हाथों में जो है कि आपको चला गया। इसीलिए कभी कभी देखते हैं ग्रुप डी का बहुत सारा चीज जो है कि प्राइवेट हाथों में चला गया, जिसका आजकल जो है कि विरोध देखते होंगे आप लोग मार्केट में, है ना। तो ये सब जो है कि विरोध हो गया, मतलब कि ये सब सर निजीकरण का जो है कि आपको एक विरोध चीज हो और सर, एक चीज और, जैसे गया। बताया ना सर प्राइवेट कंपनी, तो ये अभी आवाज जैसे नहीं आ रेलवे रहा है। जो बड़ा बड़ा ट्रेन है सर। हम्म हेलो हम्म आ रहा, बोलिए ना। सर, जैसे अभी बताया ना प्राइवेट, तो कौन सा प्राइवेट कंपनी अभी लीड कर रहा है सर? मतलब ये रेलवे वाला में तेजस ये वो सब सब जो है कि चलाता है आपको, वो सब जो है कि बहुत बहुत बड़ा बड़ा कंपनी जो है कि आपको होता है, ठीक ना। वो सब जो है कि ये वो कंपनी थोड़ी ना होता, उसका लगता है बोली लगता है, जो कंपनी उसको खरीद लिया वो कंपनी जो है कि उतना साल के लिए उसको लीड जो है कि आपको करता है ना। कैटरिंग का आईआरसीटीसी सुविधा क्या देखते हैं, करता है सर इसमें? आईआरसीटीसी वही कंपनी को जो है कि आपको लिस्टिंग करवाता है, कौन कंपनी खरीद रहा है, वो कंपनी को जो है कि आईआरसीटीसी का पूरा काम होता है उसको जो है कि कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना, टिकट की सुविधा उपलब्ध कराना, और भारत के विभिन्न जो है कि शहरों में जो है कि यात्रियों को घुमाना, यही होता है। और वो कंपनी जो है कि अपना खुद थोड़ी ना घुमाती है, वो कोई तीसरी कंपनी को ये सौंप देती है कि लीजिए कि हमने टिकट बुक कर लिया, अच्छा, हमने आदमी को खोज लिया, और इस आदमी को घुमा उमा के आप ले आइए, है ना, इसके लिए आपको भी हम चार्ज देंगे। सब कोई आउटसोर्स काम कर देता है ना सर, आउटसोर्स से मतलब जो है कि बांट आपको देता काम, बिल्कुल। को आगे चलते हैं, प्राइवेट कर निजीकरण। दिया तो अभी सब चल रहा है ना। हाँ, तो चल ही रहा है ना, विरोध किया उसका चल ही रहा है, चलते हैं आगे। सरकार, निजीकरण क्या होता है, सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम उद्यम में स्वामित्व या संचालन जो है कि किसके हाथों में चला गया, यही जो अभी हम बता रहे थे, निजी हाथों में जो है कि आपको चला गया, इसी को निजीकरण कहते हैं, है ना। अब कोई जो है कि एयरपोर्ट है, अब एयरपोर्ट या कोई पोर्ट हो गया, ऐसे नहीं देखते अडानी को एयरपोर्ट जो है कि सरकार दे देती है कि 10 साल तक ले इस पे आप अपना नियंत्रण कीजिए, स्थापित कीजिए, तो है पोर्ट सरकार का, लेकिन उसका नियंत्रण करने का काम कौन कर रहा है, अडानी कर रहा है। समझ रहे हैं बातों को, तो नियंत्रण जो जी कर रहा है सर। वही क्या कहलाया, निजीकरण कहलाया। अब उसमें सरकार उसको दे दी, वह जो है कि आपको क्या देगा, सरकार को टैक्स देगा, है ना, यही हो गया। या सरकार उसको जो बेचेगी वो पैसा सरकार को आया होगा, लेकिन उसका नियंत्रण कौन कर रहा है, उसका नियंत्रण अडानी कर रहा है। अब वो अडानी। कंपनी अगर सरकार की, अगर पोर्ट सरकार का रहता तो वहां पे तो आदमी को भर्ती कराना पड़ता ना, तो वहां पर तो आदमी सरकार भर्ती करवाती। अगर वो अब जो है कि अडानी के पास चला गया, तब वो अडानी जो है कि कम से कम सैलरी में क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा काम खोजने वाले कर्मी को जो है कि आपको ढूंढेगी, तो वही क्या हो गया, वही प्राइवेट नौकरी जो है कि आपको हो गया। समझ रहे हैं। तो निजीकरण जब जब होगा तब ज्यादा प्राइवेट नौकरी का क्षेत्र खुलेगा, सरकारी नौकरी का क्षेत्र उतना ही क्या हो जाएगा, बंद होते हुए जो है कि आपको चला जाएगा। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण होता है कि यह जो है कि अर्थव्यवस्था बढ़ते जो है कि आपको खुलेपन, बढ़ती आर्थिक जो है कि परिस्थिति, है ना, परस्पर निर्भरता और गहरे जो है कि आपको आर्थिक एकीकरण से क्या होता है, आर्थिक एकीकरण से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। मतलब वैश्वीकरण का मतलब होता है क्या, सर सुनिएगा,
पूरे चीज को खोल देना। खोलने का मतलब है कि आप जो जो कंपनी का अगर मन है ना, हमारे पास आइए, हमारे देश में आइए, है ना, हम आपको जगह देंगे, जमीन देंगे, आप कंपनी वहां स्थापित कीजिए और वहां से जो है कि आपको क्या कीजिए, उत्पादन कीजिए और हमारे देश में बैठिए, है ना, और हमारे देश को जो है कि बैठिएगा तो कंपनी स्थापित होगा, साल का टर्नओवर होगा, तो टर्नओवर से क्या ले लेंगे हम, आपको टैक्स जो है कि वसूल लेंगे। यही क्या होता है, वैश्वीकरण होता है, मतलब पूरे तरीके से क्या करना, विश्व अपने इकोनॉमी को विश्व के इकोनॉमी के साथ जो है कि आपको जोड़ देना, यही वैश्वीकरण जो है कि आपको कहलाता है। क्लियर है? आगे देखिए, अगला है 72 नंबर सवाल। 72 सवाल बोलता है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि कर देंगे तो मार्केट में तरलता जो है कि आपको घट जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी, तरलता में कोई प्रमाणित नहीं होगा, क्या होगा, तो रिवर्स रेपो रेट। अच्छा अब बताइएगा, अभी हम आपसे पूछते हैं, ये रिवर्स रेपो रेट जो होता है यह कौन किसको पैसा देता है, हमको ये बताइए पहले। छोटा बैंक बड़ा बैंक को पैसा देगा, आरबीआई को। अच्छा, आरबीआई को देगा, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को जो है कि आपको देगा पैसा। अगर ये बोल रहा है कि रिवर्स रेपो रेट के दर में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो तरलता क्या हो जाएगी, तरलता घट जाएगी। अगर रिवर्स रेपो रेट अगर पहले 4% दे रहा था, आरबीआई बोले कि नहीं हम तुमको अब कितना परसेंट देंगे, 60% देंगे, कितना परसेंट देंगे, 7% देंगे, तो जो भी व्यवसायिक बैंक होगा, पहले ही अगर 50 लाख रुपया आरबीआई को दे रहा था 4% के हिसाब से कि रखिए साहब अभी, तो इसको 7% मिलेगा, तो ये बोलेगा कि ना ज्यादा मिल रहा है, कितना देते हैं, 2 करोड़ रुपया आरबीआई को जो है कि आपको जमा कर देते हैं। तो जैसे ही मार्केट से पैसा किसके हाथों में चला जाएगा, आरबीआई के हाथों में जो है कि आपको चला जाएगा, तो आरबीआई के हाथों में जैसे ही मार्केट का पैसा उठ के आरबीआई के हाथों में चला जाएगा, तो क्या मार्केट में तरलता, तरलता का मतलब होता है पैसा, पैसा घटना शुरू हो जाएगा कि नहीं होगा, शुरू होगा कि नहीं होगा। मार्केट का पैसा उठा के आप अपने घर में रख लीजिएगा, आरबीआई के हाथों में दे दीजिएगा, तो आपके हाथ में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब कि तरलता घटना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तरलता घटना शुरू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं, देखिए क्या बोलता है, रिवर्स रेपो रेट यह वह दर है जिसमें किसी जो है कि आपको देश के केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में आरबीआई, है ना, देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से क्या लेता है, पैसा उधार लेता है, पैसा उधार लेता है, किसको कम करने के लिए, मार्केट में तरलता को कम करने के लिए जो है कि ऐसा करता है ना। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का मतलब होता है वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई के पास धन जमा करने पर अधिक प्रोत्साहन जो है कि आपको मिलेगा, मतलब परसेंटेज क्या मिलेगा, परसेंटेज जो है कि आपको अधिक मिलेगा, जिससे बाजार में धन की आपूर्ति क्या हो जाएगी, बाजार में धन की आपूर्ति कम हो जाएगी। रेपो रेट का मतलब क्या होता है जरा देखिएगा, यह जो है कि आपको ब्याज दर होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक किसको देता है, भारत के वित्तीय संस्थान और वाणिज्यिक बैंकों को जो है पैसा उधार देता है, उसी को ही रेपो रेट जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है 73 नंबर सवाल। 73वां सवाल बोलता है कि देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य जो है कि आपको क्या कहलाता है, यही कहलाता है जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट जो है कि आपको होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सही है, सकल घरेलू उत्पाद जो है कि आपको होगा, इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है जीएनपी होता है। क्या होता है? जीएनपी होता है ना। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, 74वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 74वां सवाल बोलता है कि भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको होता है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको बनता है, तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार। देखिएगा, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज होता है। देखिए, वार्षिक सर्वेक्षण और बजट दोनों में अंतर क्या होता है हम आपको बता देते हैं, बताए हुए क्लास में एक बार बताइए तो वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में अंतर क्या होता है, बताइए, किन्हीं को याद है? सर एक होता है ना सर, मतलब लेखा जोखा का अनुमान होता है, एक होता है खर्च, मतलब कितना करेंगे सर, यही होता है। सुनिए, देखिए सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण ना सर, आर्थिक सर्वेक्षण सर एक साल में जो मतलब आगे बनेगा सर उसके लिए सर सर्वेक्षण ये होता है सर कि जो पिछले साल में जितना खर्च हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, और जो बजट हो जो आने वाला साल है और अगले साल उसके लिए आगे वाला खर्च होने वाला। बताए थे ये बात बताए थे ग्रुप में एक बार, नहीं बताया? आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब होता है कि पिछले एक वर्ष में हमने जितना खर्च किया है उसका लेखा जोखा जो होगा वो किसमें गिनती होगा,
वो आर्थिक सर्वेक्षण में गिनती होगा। और आर्थिक आने वाले सर्वेक्षण। 1 साल में हम लोग कितना खर्च करने वाले हैं इसका लेखा जोखा का गिनती होगा, वो किसमें होगा? बजट में जो है कि आपको होगा। किसमें होगा? बजट में सर होगा। यही दोनों में अंतर होता है, 31 आर्थिक जनवरी को सर्वेक्षण और आर्थिक बजट। सर्वेक्षण आता है और 1 फरवरी को बजट। 1 फरवरी को बजट आता हाँ, है। तो उसमें बता दिया जाता है कि हमने इस साल में कितना करोड़ रुपया जो है कि मिला था, उसमें से कितना करोड़ रुपया खर्च किया है। खर्च करने का अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में, और अगले 1 साल में हम लोग इस क्षेत्र में इतना खर्च करेंगे, इसका जो है कि अनुमान किसमें लगाया जाएगा? बजट में लगाया जाएगा। किसमें? बजट में बजट लगाया के जाएगा। एक दिन पहले ही आता है ना देखिएगा, आर्थिक वित्त सर्वेक्षण। मंत्रालय, हाँ हाँ, अब तो पहले आप बताइएगा तब कि 1 साल में आप क्या खर्च किए, तभी ना आप अगले जो है कि साल का आप बताइएगा कि हाँ अगले साल हम ये काम करने वाले हैं। कि आप 1 साल में सर। खर्च क्या क्या किए आप बताए नहीं किए, और अगले 1 साल का फिर पेशकश कर दीजिएगा कि पुरनका रिजल्टवा पहले जारी कीजिएगा, तब ना फिर नया बहाली की शुरुआत कीजिएगा। कि पुरनका रिजल्ट है लटकाए हुए हैं, तब तक नया बहाली की शुरुआत फिर से कर दीजिएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा। देखिएगा, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक वास्तविक जो है कि आपको वार्षिक दस्तावेज है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामले का हर विभाग जो है कि हर साल केंद्रीय बजट से पहले, ठीक पहले जो है कि आपको संसद में क्या पेश करवाता है? आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करवाता है। और इसे भारत के मुख्य जो है कि आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले 1 साल में आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का क्या होता है? लेखा जोखा जो है कि आपको होता है, और अर्थव्यवस्था जुड़े आंकड़ों को पेश किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि कौन से भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो कौन से बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो वो है बीएसएनएल। कौन सा है? बीएसएनएल जो है कि आपको नहीं होने वाला है, क्या कि नेशनल है, बहुराष्ट्रीय नहीं है। बहुत सारे ये देशों में ये कंपनी स्थापित नहीं है। टाटा मोटर्स बहुत सारा में है, एशियन पेंट्स ये भी बहुत सारे देशों में मिल जाएगा, है ना। रैनबैक्सी ये भी जो है कि बहुत सारे देशों में मिल जाएगा। लेकिन बीएसएनएल किसका है? खुद का, अपने देश का है। मतलब ये देश भर में ही जो है कि आपको सुविधा को क्या करता है? प्रोवाइड जो है कि आपको करता है। वही अगर एयरटेल बोल देता तब क्या हो जाता है? एयरटेल वैश्विक कंपनी है, बहुत सारे देशों में ये सुविधा को उपलब्ध जो है कि आपको करवाती है ना, बहुत सारे देशों में करवाती है। देखिएगा, दिए गए विकल्प में बीएसएनएल को छोड़कर सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज्यादा देशों में क्या करती है? उत्पादन, नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। इसे मल्टी नेशनल कंपनी कहा जाता है कि बहुत सारे देशों में इसका संस्था चलता है, इसे मल्टी नेशनल कहा जाता है। जैसे फोर्ड हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, ये सब देख रहे हैं बहुत सारे देशों में मल्टी नेशनल कंपनी है ना। कई वस्तुएं बड़े बड़े जो है कि आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी के बजट तो कई जो है कि आपको देशों के सालाने आर्थिक बजट से भी क्या होता है? आर्थिक बजट से भी जो है कि आपको ज्यादा जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? 2006 में जो है कि मनरेगा लागू हुआ था, है ना। 2006 में इसका नाम था नरेगा। क्या नाम था? नरेगा था। और नरेगा से मनरेगा जो है कि कब हुआ था नाम? 2009 में जो है कि आपको नाम हुआ था। नाम चेंज हुआ था 2009 में हुआ था, ठीक ना। कोरापुट खान जो है कि आपको कहा है? उड़ीसा में होगा। कहाँ पे होगा? कोरापुट होगा, उड़ीसा में होगा। और ये किसके लिए होगा? बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट के लिए जो है कि आपको होगा कोरापुट। कहाँ का है? उड़ीसा का जो है कि आपको होने वाला, नीचे दिया ही है। कोरापुट खान उड़ीसा में है, जो बॉक्साइट के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खान जो बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं, इसमें काला हांडी होगा, सबलपुर होगा और बोलागिर जो है कि आपको खान होगा। केरल में मोनोजाइट नामक एक निक्षेप पाया जाता है, जो किसका उत्पादन करता है? जो आपको थोरियम उत्पादन के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला। झारखंड के झरिया में कोयला का उत्पादन का क्षेत्र है, और बिहार के जमुई के करमटिया में किसका जो है कि आपको विशाल क्षेत्र पाया गया? जमुई में सोना का। किसका? सोना का जो है कि आपको पाया गया है। आगे चलते हैं 78 नंबर सवाल। 78वां सवाल बोल रहा है कि किसी मूल्य में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य को घोषित करता है? इसी को कहते हैं एमएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसी को क्या कहा जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कि आपको कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपको हो जाएगा। देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, आपको समझा देते हैं। देखिएगा, मिनिमम समर्थन प्राइस का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। इसका मतलब होता है कि सरकार एक मिनिमम जो है कि रुपया को रखता है। किसको रखता है? मिनिमम रुपया को रखता है। जैसे बात कर लेते हैं गेहूं के लिए। गेहूं के लिए अगर सरकार जो है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना दिखाएगी? हम मान लेते हैं 21 रुपया प्रति जो है कि आपको किलो दिखाएगी, मान लेते हैं। चावल के लिए बात करते हैं, चावल के लिए दिखाएगी 25 रुपया प्रति किलो। बोल रहा है कि अगर 21 रुपया से अगर आपको ज्यादा मिलता है तो आप जाइए किसी भी बाजार में बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर
अगर 21 रुपया से अगर कोई कम देता है तो सरकार आपके चीजों को कितना रुपया में खरीदने के लिए तैयार है? मिनिमम मतलब कि कम से कम सरकार जो है कि आपको 21 रुपया में प्रति किलो खरीदने के आपको तैयार है आपके सामान को। उसी को क्या कहते हैं? सरकारी रेट। इसी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कि आपको कहा जाता है कि कहीं आपका कहीं कुछ नहीं बिक्री उक्री हुआ तो सरकार के यहाँ खाता खुला हुआ है, सरकार के यहाँ इस रेट के लिए, इस चीज के लिए इतना रेट रखा हुआ है कि अंतिम रूप से जाके किसको दे दीजिए? आप सरकार को जाकर एफसीआई गोडाउन में दे दीजिए। जो चीज दीजिएगा जिसका जो रेट रहेगा उसके आधार पे क्या मिल जाएगा? आपको पैसा मिल जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या होता है एमएसपी? सर एमएसपी तो सर जो मतलब नॉर्मल मार्केट है उससे कम ही रहता होगा ना? हाँ बिल्कुल, नॉर्मल मार्केट से कम रहेगा तभी ना। नॉर्मल मार्केट से अधिक रहेगा तो सरकार के पास क्या जाएगा, है ना? कम रहेगा तभी जो है कि आपको, है ना, अधिक रहेगा तो फिर जो है कि सब एमएसपी में जमा करेगा, फिर मार्केट में क्या बेचने के लिए जाएगा, है कि नहीं? मतलब कहीं आपका कोई ना खरीदने वाला हो, कोई आपको ना पूछ रहा हो, तब हमारे पास आइए, हम आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। मतलब अगर आपको कोई पूछ भी ना रहा होगा तब भी हम आपको उसकी कीमत देंगे। उसी को क्या कहते हैं? एमएसपी जो है कि आपको कहा जाता है। देखिएगा, यह कृषि उत्पाद के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य होता है। सरकार द्वारा जो है कि आपको कृषि लागत एवं आयोग, ये क्वेश्चन पूछा है कि ये एमएसपी कौन लागू करता है या लागू करने वाला आयोग कौन है? सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है कि इसको लागू करता है। इसी के सिफारिश के आधार पर कितना अभी चीजों को रखा गया है? तो 22 गो फसल को रखा गया है। कितना फसल को? एमएसपी के अंतर्गत कितना फसल को रखा गया है? 22 गो चीजों को जो है कि आपको रखा गया है। और इसी 22 गो चीज का लिस्ट होगा और इस लिस्ट के इसका रेट जो है कि आपको आगे में लिखा होगा। जो चीज आप जमा कीजिएगा उसके आधार पे आपको उतना रुपया जितना आपका होगा उतना आपको दे दे। सर सब पूरे भारत में लागू है। कहाँ? पूरे भारत में लागू है पूरा, है ना? पूरे भारत में सरकारी, केंद्र सरकार की एमएसपी योजना, ठीक ना? इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ना के लिए उचित जो है कि एवं लाभकारी के लिए एफपीआर जो है कि आपको तय किया जाता है। गन्ना के लिए जो है कि आपको क्या होता है? एफपीआर होता है, एमएसपी नहीं होता है। इस बात को रखिएगा। एमएसपी सभी फसलों के लिए नहीं दिया जाता है। एमएसपी में जो है कि देखिएगा 14 गो किसकी फसल है? ये क्वेश्चन आया है। 14 गो खरीफ की फसल एमएसपी में है। 6 गो किसकी फसल है? रबी की फसल है। और 2 गो वाणिज्यिक जो है कि आपको फसल है एमएसपी में। टोटल कितना हो गया? टोटल 14, 24 22 को जो है कि आपको फसल जो है कि आपको हो गया, है ना? सीएससीपी का पूरा नाम क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, है ना? यही जो है कि आपको किसका निर्धारण करता है? यही एमएसपी का निर्धारण करता है। किस फसल के लिए कितना एमएसपी होगा यही निर्धारण करता है। और एफआरपी की बात करेंगे, फेयर एंड, है ना, री जो है कि आपको म्यूरेटिव जो है कि आपको प्राइस जो है कि आपको होता है गन्ना ना? के लिए किया जाता 79 है ना सर? ये जो है कि आपको फसल किसके लिए? गन्ना के लिए जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है? गन्ना के लिए होगा। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय जो है कि आपको प्रतिदश, है ना, सर्वेक्षण संगठन का क्या जो है कि उत्तरदायित्व होता है? इसका उत्तरदायित्व जो है कि आपको राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण का संगठन का उत्तरदायित्व जो है कि जनगणना करवाना ना, अखिल भारतीय क्षेत्रों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पैमाना को सर्वेक्षण करवाना है, पशु जनगणना करवाना है, अंतरराष्ट्रीय। ए नहीं तो बी होना चाहिए। देखते हैं क्या दिया। बी दिया है। क्या दिया है? बी जो है कि आपको दिया है। अच्छा, एनएसएसओ होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है कि विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े जो है कि पैमाना पे क्या करवाता है? सर्वेक्षण को जो है कि आपको करवाता है, ठीक है? राष्ट्रीय जो है कि आपको राष्ट्रीय प्रतिदश जो है कि सर्वेक्षण संगठन, यह अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों पर बड़े पैमाना पर नमूना सर्वेक्षण के लिए संचालन के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2019 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके क्या एक नया संगठन बनाया गया 2019 में? एनएसओ बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है कि इसका पूरा नाम जो है कि आपको होता है। इसके बारे में पहले ही चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब इससे आगे 80 नंबर सवाल से हम लोग 1275 का पीटी शुरू हो रहा है। 80 नंबर सवाल के साथ हम लोग कल शुरू करेंगे, 80 नंबर सवाल के साथ, ठीक है? आज हो गया, आज लंबा खींच दिए, ठीक है ना? 80 नंबर सवाल के साथ जो है कि आपको शुरू करेंगे।